हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स। एल्काइल और एराइल व्युत्पन्न किसके? एस ब्लॉक कंपाउंड्स के। ठीक है, तो इनमें कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, दो चार एक क्वेश्चंस बनेंगे बस। इसमें क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे मैं वो आपको बता दूँगी। ठीक है, वैसे करना क्या है आपको कि जो भी रिएक्शंस होती जाएंगी ना, उन रिएक्शंस को आप हल्के हल्के एक एक दो दो रिएक्शंस लर्न कर लेना। ज़्यादा रिएक्शन लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक दो जैसे दो तीन इनकी केमिकल रिएक्शंस कर ली, दो तीन इनके प्रिपरेशन मेथड्स कर लिए और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स के ऊपर टिप्पणी लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखो, चलो मैं बता ही देती हूँ कि एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनता है कि जो लिथियम के यौगिक होते हैं, लिथियम का जो कंपाउंड होता है LiCS3 का होल 4, उसको हम सुपर ग्रीनियर अभिकर्मक के रूप में जानते हैं, क्यों? ठीक है, एक क्वेश्चन बस इसका यहीं से बनता है। दूसरा इसके ऊपर बन सकता है कि R2Mg की संरचना, बस इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन फिर तीसरा जो क्वेश्चन है ना, वो ग्रीनियर अभिकर्मक जो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके ऊपर टिप्पणी पूछ सकता है कि इसकी दो तीन नंबर में पूछ लिया। ठीक है, 3 नंबर में पूछ लिया कि इसके ऊपर टिप्पणी लिखो। तो टिप्पणी में क्या करोगे? निर्माण की विधि भी लिखोगे, भौतिक गुण भी लिखोगे और फिर उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखोगे। ठीक है, आपको पता है कि सिंपल कि जो एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, एल्काइल्स में कौन आता है सबसे पहले तो कि किसी के साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। और एराइल डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? जिनके साथ CH3 की जगह कौन जुड़ा हुआ हो? कोई भी बेंजीन रिंग अगर जुड़ी हुई हो तो इनको हम क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप किसके साथ जुड़े हुए होंगे? किसी भी S ब्लॉक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, देखो ये दिखा रखा है इसमें कि एल्काइल और फिनाइल जब प्रथम या द्वितीय समूह की धातु के साथ बंधित होते हैं, कि प्रथम या तो फर्स्ट ए ग्रुप से से बंधित होंगे या फिर सेकंड ए ग्रुप से बंधित होंगे, तो एल्काइल तथा एराइल व्युत्पन्न कहलाते हैं। कि या तो जो CH3 है ये फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए का कोई भी एलिमेंट हो, उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एल्काइल व्युत्पन्न। और किसी भी फर्स्ट ए या सेकंड ई का तत्व किसके साथ जुड़ा हुआ हो? फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या कहेंगे? एराइल समूह कहेंगे, एराइल व्युत्पन्न कहेंगे। ठीक है, ये यौगिक धातु कार्बन बंध निर्माण कर कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। वर्ग के प्रथम सदस्य अधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं। इनके व्युत्पन्नों को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। अब इसने ऐसा क्यों बोला कि ये कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं। इनके कार्बधात्विक यौगिक कौन होते हैं? जिनका किसी भी मेटल और कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड हो। ठीक है, कि मेटल और कार्बन के बीच क्या हो? डायरेक्ट बॉन्डिंग हो। और यहाँ पर मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल की जो विद्युत ऋणता है ना, वो कार्बन की विद्युत ऋणता से कम होनी चाहिए। फिर इसकी जगह कोई भी मेटल हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है, कोई भी नॉन मेटल हो सकती है, कोई भी अधातु हो सकती है, या फिर कोई भी मेटेलोइड्स हो सकता है, कोई भी उपधातु हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इसकी जो विद्युत ऋणता है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटेलोइड्स हो, चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, चाहे उपधातु हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन की विद्युत ऋणता से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, तो इनको हमने कार्बधात्विक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्स्ट ए या सेकंड ए की कोई भी मेटल जुड़ेगी और उसका बॉन्ड किसके साथ होगा? डायरेक्ट कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा? मेटल के साथ। और ये क्या है? यहाँ पर कार्बन ही तो है, ये 6 कार्बन ही तो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है। तो डायरेक्ट कार्बन के साथ अगर बॉन्डिंग हो और वहाँ पर मेटल की विद्युत ऋणता अगर कार्बन की विद्युत ऋणता से कम हो तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, अब विद्युत ऋणता देखो यहाँ पर कि जो फर्स्ट ए या फिर सेकंड ए का कोई भी मेटल होता, हमें पता है कि इधर हम जाते हैं आवर्त में, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है। आकार अगर घटता है तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो विद्युत ऋणता होती है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
अगर साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर साइज़ घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ हम आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, इसका मतलब जो विद्युत ऋणता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और फर्स्ट ए और सेकंड ए तो सबसे शुरू में ही आ जाता है, और कार्बन होता है वो बोरोन वाले पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो बोरोन के बाद कार्बन फैमिली आती है। तो यहाँ से जब हम चलते हैं फर्स्ट ए, तो इनकी विद्युत ऋणता होती है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की जो विद्युत ऋणता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता से इनकी विद्युत ऋणता कम हो गई, तो मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन होनी क्या चाहिए कि मेटल की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन की विद्युत ऋणता से कम होनी चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, अब देखो कि कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट की, फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर प्रथम वर्ग की धातु में सर्वाधिक लिथियम धातु के यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि लिथियम ही सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। बाकी सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो आयनिक यौगिक बनाती हैं। ठीक है, लिथियम धातु में सर्वाधिक सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है तथा प्राप्त धातु एल्काइल और एराइल व्युत्पन्न महत्वपूर्ण अभिकर्मकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब एल्काइल और एराइल हैलाइडों को बेंजीन और ईथर जैसे विलायकों की उपस्थिति में धातु से क्रिया करवाई जाती है तो कार्बधात्विक व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि क्या बोला है, किसी भी मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, या तो एल्काइल हैलाइड के साथ या फिर एराइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर आर कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, RLi प्लस LiX, और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, ये बेंजीन या फिर ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है हमने। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, RLi प्लस में LiX। तो अगर RLi जैसे हमारे पास अब बना है, ठीक है, तो RLi अगर बना है तो यहाँ पर लिथियम है, और यहाँ अगर कोई भी CH3 होगा या फिर कोई भी बेंजीन रिंग होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा। तो लिथियम का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बना है, कार्बन के साथ बना है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, कार्बधात्विक यौगिक, और किसके, लिथियम के। ठीक है, तो 2Li प्लस RX किसी भी धातु की जब हम एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ बेंजीन या फिर ईथर विलायक की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें RLi लिथियम का कार्बधात्विक यौगिक मिल जाता है, प्लस में LiX बाहर निकल जाता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को, निर्माण की अभिक्रियाओं को निम्न अनुसार समझाया जा सकता है। पहली है विनिमय अभिक्रिया द्वारा। विनिमय मतलब एक्सचेंज, कि उसमें ये जो ग्रुप है वो अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, बस बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो देखो विनिमय अभिक्रिया द्वारा यह है एराइल लिथियम निर्माण की उत्तम विधि है। ये सबसे पहले एराइल लिथियम की, मतलब लिथियम के साथ कौन जुड़ा हुआ होगा, कोई भी बेंजीन रिंग या फिर कोई भी बड़ा ग्रुप जुड़ा होगा। एल्काइल तो हम सिर्फ किसको कहते हैं, जिसके साथ केवल CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो यह एराइल लिथियम निर्माण की उत्तम विधि है। इसमें N ब्यूटाइल लिथियम को, लिथियम और BU लिखा हुआ है, वो क्या है, N ब्यूटाइल लिथियम को एराइल आयोडाइड के, ये AR आर्गन नहीं है, ये एराइल ग्रुप है कोई भी। ठीक है, एराइल आयोडाइड से अभिक्रिया करवाई जाए तो एराइल लिथियम का निर्माण होता है। तो देखो LiBuN प्लस में एराइल आयोडाइड की रिएक्शन जब हमने करवाई तो इन्होंने आपस में ग्रुप को एक्सचेंज कर लिया, कि जो ब्यूटाइल N ब्यूटाइल था वो किसके साथ जुड़ गया, आयोडीन के साथ जुड़ गया, और जो एराइल ग्रुप था वो किसके साथ जुड़ गया, लिथियम के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर लिथियम का एराइल यौगिक हमें मिल गया। तो ये कहता है कि लिथियम एराइल की सबसे उत्तम विधि होती है। ठीक है, कार्ब मरकरी यौगिक का निर्माण भी इसी प्रक्रम के द्वारा किया जा सकता है, जैसे 2K प्लस में HgR2। ठीक है, तो K R किसके साथ जुड़ जाएगा, K के साथ जुड़ जाएगा, प्लस में मरकरी है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिंपल विनिमय एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, कि लिथियम के साथ जो जुड़ा हुआ था वो एराइल ग्रुप के साथ चला गया, और सॉरी आयोडीन के साथ चला गया, जो आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ था वो किसके साथ चला गया, लिथियम के साथ चला गया। मतलब आपस में दोनों ने ग्रुप अपने एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, तो ये विनिमय अभिक्रिया के द्वारा एराइल लिथियम निर्माण की सबसे ही अधिक उत्तम विधि है। ठीक है, दूसरी है धातु तथा एल्कीन की अभिक्रिया। उपरोक्त अभिक्रिया को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, 2Na प्लस PH2C डबल बॉन्ड CPH2। अब यहाँ पर जो C है उसके साथ कौन क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन तो यहीं पर नज़र आ रहा है हमें, तो ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर और सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, कोई भी फर्स्ट ए या सेकंड ए की धातु जुड़ जाएंगी। ठीक है, भौतिक गुण, लिथियम प्लस की
प्रबल ध्रुवण क्षमता के कारण यह सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, क्योंकि लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटे साइज का है, सबसे छोटे आकार का है, और अगर आकार छोटा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर, इसकी जो ध्रुवण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है LIC बंध में लगभग 42% ही आयनिक गुण होते हैं, बाकी जो 58% बच गए वो कौन से गुण होते हैं? सहसंयोजक। ठीक है, तो लिथियम हमें पता ही है क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि लिथियम बेरिलियम कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का। थर्ड है लिथियम धातु के कार्बधात्विक यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं। ये कार्बधात्विक यौगिक जो बनते हैं वो बहुत अधिक वाष्पशील होते हैं कि अगर उनको हम हीट करते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। फोर्थ है ये कार्बधात्विक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय और कम क्रियाशील होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में मैंने ये समझाया था आपको कि जो वाटर होता है वो पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि वाटर में पोल्स बन जाते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, दोनों में चेंज हो जाता है। लेकिन जो ये बनते हैं ना ईथर वगैरह, ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, इनमें कोई पोल से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, तो जो लाइक से डिजोल्व लाइक की सेम को घोलता है। ठीक है, उसके बाद इन यौगिकों का शीघ्र तापीय अपघटन संभव है कि अगर इन यौगिकों को हम टेम्परेचर दें, ठीक है, इन यौगिकों को हम क्या दें? टेम्परेचर, तो ये अपघटित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये दूसरे कंपाउंड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सिक्स्थ है LiCH3, LiBuN एंड LiBuT अधिक स्थायी यौगिक हैं। इसका जो LiCH3 है या फिर लिथियम का N-ब्यूटाइल है, लिथियम का टर्सरी ब्यूटाइल है। ठीक है, तृतीय जो ब्यूटाइल मतलब तीसरे नंबर पर जो कार्बन के साथ ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो अधिक स्थायी यौगिक बनते हैं, बाकी के सारे हैं वो अस्थायी यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो Li जो CH3 का होल 4 है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि एक तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है और दूसरा इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये इनको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, नेक्स्ट है इसकी केमिकल रिएक्शंस की, ये वायु से क्रिया। सबसे पहला है वायु से क्रिया। आपको पता है वायु में क्या होती है? लगभग ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के साथ अगर कोई भी रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड स्वतः ही जलने लग जाता है, अपने आप ही जलने लग जाता है। ठीक है, देखो ये दिखा रखा है, जब कार्बोलिथियम यौगिक की वायु से क्रिया करवाई जाती है तो इनका स्वतः दहन होने लगता है, परंतु कुछ यौगिक ताप स्थायी होते हैं, कुछ एक यौगिक होते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे जलने लग जाते हैं अपने आप ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही। ठीक है, दूसरा है अम्ल से क्रिया, तो LiR प्लस में HCl। देखो एक तरीके से ये भी क्या है? विनिमय अभिक्रिया ही है कि R किसके साथ जुड़ गया? H के साथ, और H के साथ Cl जुड़ा हुआ था, किसके साथ चला गया? Li के साथ निकल गया, तो ये क्या बन गया? RH प्लस में LiCl। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। एक तरीके से हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज रिएक्शन, विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, हैलोजन से क्रिया, तो हैलोजन आपको पता है कि डबल मतलब द्विअंगी यौगिक होते हैं, दो एक साथ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, अणुओं के रूप में रहते हैं। तो एक Cl है वो तो किसके साथ जुड़ जाएगा? Li के साथ, और जो दूसरा Cl है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? R के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जल से क्रिया LiR प्लस में HOH, तो जो H है सेम ऊपर वाली रिएक्शन, ये भी एक्सचेंज रिएक्शन है कि Li के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH, क्योंकि Li के ऊपर अगर हम देखते हैं तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो RH प्लस में LiOH। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।